नमस्कार, वेलकम टू दिस एडिशन ऑफ टोटल हेल्थ। आई एम किरण भारद्वाज। नमस्कार, मैं हूं निखिल सिंह। बहुत स्वागत है आपका टोटल हेल्थ के इस खास एपिसोड में। Vaccination is the basic and key component of our healthcare system. It is said that as courage is the best protection in life, similarly for health, vaccines are the best protection. Vaccines are not the medicines, but they are the protective shields for our body that really help us to prevent many diseases. बिल्कुल, और आज के दौर में, कोरोना की इस महामारी के दौर में सबसे ज्यादा अगर बात किसी चीज की जा रही है तो वो वैक्सीन की, कि टीका कब तक आएगा, इसको लेकर के सबसे ज्यादा लोगों के मन में, ज़हन में सवाल है, चिंताएं भी हैं और उत्सुकता भी है इसको जानने के लिए कि ये कैसे टीका काम करता है। खास तौर पर अगर कोरोना के टीके की बात करें तो ये कैसे काम करेगा, इसको लेकर के बहुत सारे सवाल लोगों के ज़हन में हैं। उससे जुड़े हुए हम आज जो भी भ्रांतियां हैं, जो भी सवाल हैं, उस पर विस्तार से अपने विशेषज्ञों के साथ चर्चा करेंगे। Because during the COVID pandemic, the importance of vaccination is becoming even critically important. The COVID vaccine work is going on the war footing, and various measures are being taken for the distribution plan, the roadmap in which the vaccine will be distributed once it is made. So we need to understand what is the importance of vaccines for our health and life. बिल्कुल, तो कोरोना की वैक्सीन के खास संदर्भ में अगर बात करें तो किस तरह से ये वितरित होगी, कैसे लोगों तक पहुंचेगी, क्या इसकी कीमत होगी, बहुत सारे सवाल हैं और उनके जवाब हम आपको आज इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने विशेषज्ञों के जरिए जरूर देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जान लेते हैं कि वैक्सीन कैसे काम करती है, क्या कुछ इसका थ्योरी होता है दरअसल कि किस तरह से ये काम करती है। हमारे स्वास्थ्य के लिए टीकाकरण का विशेष महत्व है। टीकाकरण से लाखों जिंदगियों को बचाया जाता है। टीकाकरण स्वस्थ रहने का सस्ता और प्रभावशाली विकल्प है। टीकों का महत्व हर आयु के लोगों के लिए है। कोविड-19 के संक्रमण के दौरान टीकाकरण का महत्व और अधिक बढ़ गया है। कोरोना के खिलाफ देश में जंग जारी है। एक और जहां संक्रमण को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, वहीं वैक्सीन को लेकर भी कार्य प्रगति पर है। हमारे शरीर में किसी बीमारी के प्रति लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए जो दवा दी जाती है, उसे टीका या वैक्सीन कहते हैं। अधिकतर वैक्सीन को इंजेक्शन के माध्यम से शरीर में डाला जाता है। इसके अतिरिक्त ये दवा पिलाई भी जा सकती है। टीकाकरण एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से रोग प्रतिरोधक क्षमता बीमारियों और संक्रमण को रोगाणुओं के बचाव के लिए तैयार करती है। टीकाकरण से रोग प्रतिरोधक क्षमता बैक्टीरिया, वायरस और सूक्ष्म जीवी से लड़ने के लिए सक्षम करती है, जिसके परिणाम स्वरूप टीका लगने के बाद प्रतिरोधक तंत्र मजबूत हो जाता है, जो उस विशेष प्रकार की बीमारी से लड़ता है और उससे बचाता है। जब किसी बीमारी के रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और हमें बीमार करने लगते हैं, ऐसे में एंटीबॉडीज बनने लगते हैं। ये एक ऐसे प्रोटीन है जो खुद ही उन रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। टीकाकरण से कई बीमारियों और संक्रमण से बचाव संभव है, जो जीवन के लिए खतरा बन सकती हैं। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। भारत में 3 वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरण में है और कुछ हफ्तों में वैक्सीन तैयार हो जाएगी। वैक्सीन के तैयार होते ही टीकाकरण का अभियान शुरू कर दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए बहुत ही अनुभवी और बड़ा नेटवर्क है, जिसका लाभ उठाया जाएगा। एक बार वैक्सीन तैयार हो जाए तो ये वैक्सीन हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और बुजुर्ग लोगों को पहले लगाई जाएगी। टीके यानी वैक्सीन हमारे जीवन के लिए रक्षा कवच है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। As we practice and endure our body by the exercise and the fitness training, similarly the vaccines endure and makes our antibodies or the immune system, and it trains the immune system to make the antibodies against a specific disease. What is the importance of vaccinations and vaccines for our health? To talk about all this and more, we have with us eminent panel of experts. We are joined in by Professor K. Vijay Raghavan. He is Principal Scientific Advisor to Government of India. We have with us Dr. Randeep Guleria. He is
is Senior Pulmonologist and Director, All India Institute of Medical Sciences, and joined in is Dr. Shiv Kumar Sirain. He is Director, Institute of Liver and Biliary Sciences. बिल्कुल। और दर्शकों, इतने महत्वपूर्ण विषय पर आप हमारे साथ भी सीधे जुड़ सकते हैं, लाइव जुड़ सकते हैं। इसके लिए हमारी फ़ोन लाइंस जो है वो खुल गई हैं। हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए 1800111234। और इसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए ddnewstotalhealth@gmail.com। आप इस पर भी सवाल पूछ सकते हैं। जो आपके मन में कोई सवाल हो, कोई भ्रांति हो, तो वो आप पूछ करके अपने जवाब हमसे और हमारे विशेषज्ञों से प्राप्त सकते हैं। So let's increase our knowledge about the importance of vaccines, and to start with, Dr. Randeep Guleria, first of all, welcome to our show, and I would like you to make a comment on the importance of vaccines. How does it help us for keeping us safe from different diseases, and also during the COVID pandemic, do you really think how does the importance even increases more? So I think vaccine has been one of the biggest achievement as far as humanity is concerned in preventing diseases, and is one of the major steps as far as public health is concerned. If you look at many diseases, whether in our country, whether it be smallpox or even polio or even other disorders, they have been eradicated because of vaccination program. So the impact that vaccines have had on health and in diseases, especially infectious diseases, and now even in certain cancers, is tremendous. And therefore one should understand that they are probably playing a major role in preventing many diseases across the world. Vaccines are not new. Vaccines have been known for many centuries. Edward Jenner is actually regarded as the father of vaccine, because he was the one who showed that when you inject what was at that time known as cowpox into an individual, you can then prevent this person from getting smallpox. But historians believe that vaccination or inoculation, कि हम किसी चीज को inoculate करके protection देते हैं, that was being practiced also in ancient India and China for many centuries. And there are reports that even in West Bengal, and in olden times, this practice was used of inoculation in even in older scriptures. So vaccination is nothing new. But what has happened in the last 20 years is that technology and our knowledge of vaccination has improved so much that now we are able to make better quality vaccines, safer vaccines, and do it in a much shorter period of time. And that is what has played a major role as far as COVID-19 is concerned. We have now many platforms, and as we saw, we have the mRNA platform, we have what is known as VLP, vaccine-like particles, we have live attenuated vaccine, the other types of platforms which are being explored. So there is a huge explosion in technology and the science of vaccine. But vaccine is something which has been tried for many centuries, and even in India, which was initially known as inoculation. And I think what has really made a huge difference is our understanding in the last decade. And when we say vaccine for COVID has been made in 1 year, I think we must understand that the research for such type of a platform for making vaccine has been going on for many years. After SARS and after even MERS COVID, there was a lot of research going on to see whether we could have a platform for making vaccines. Right. Just to finish, I'll just say just 3 things. Whenever we need a vaccine, we need 3 basic things. One is to have an antigen which we need to inject into a person so that antibodies are formed. That is the antigen in COVID, it is the spike protein. Then we have to have a platform by which we give this antigen into the person so that the antibodies are formed. And third is to decide which route to give it through. Some vaccines are given through inhalation route, but most vaccines are given as injection. And then how many doses to give so that the immune response is boosted so that we have a continuous and good sustained response. So these are the things which are important to understand basically about a vaccine. बिल्कुल। प्रोफेसर राघवन, यहाँ आपसे समझना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि किस तरह से वैक्सीन का डेवलपमेंट किया जाता है, ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है। हम लगातार देख रहे हैं कि कई चरणों में इसके ट्रायल्स की बात चल रही है। ये किस तरह से कई चरणों में होता है? जो पहला चरण है, दूसरा चरण है या तीसरा चरण है, इसके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं और किस आधार पर ये चरण रखे जाते हैं? बिल्कुल। पहली बात यह है कि जैसे डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा
जी और काफी बढ़िया तरह से कहा कि क्या क्या वैक्सीन की प्रॉपर्टीज होते हैं, वैक्सीनेशन की हिस्ट्री कैसी। जी आपने सवाल ये पूछा कि वैक्सीन की ट्रायल सिस्टम्स क्या होती है, कैसे बनती है। जी पहले लेबोरेटरी में आप वैक्सीन को, जो एंटीजन उन्होंने बताया, वी मेक दैट इन द लेबोरेटरी। नाउ देयर आर टू ब्रॉड वेज ऑफ डूइंग दिस। One is you make the protein in the laboratory, like the spike protein, for example, and you put that along with something called an adjuvant, which boosts the immunity, and you inject that. Now, that is one major step, is preparing that protein in a safe and substantial amount. But instead of making the protein, आप ये भी कर सकते हैं जी कि प्रोटीन को जो कोड करती है वो जीन, वो mRNA या उस प्लेटफॉर्म में लगा सकते हैं वो प्रोटीन कोडिंग एलिमेंट को, वायरल वेक्टर कह के, कि वो अगर आप इंजेक्ट करें वो शरीर के अंदर प्रोटीन बनाती है। तो दो ब्रॉड तरीके हैं, एक या आप लैब में बनाते हैं प्रोटीन, या आपके शरीर में जीन बनाती है या mRNA बनाती है। तो प्री क्लिनिकल ट्रायल फर्स्ट स्टेज है, जब ये सब आप टेस्ट करते हैं लेबोरेटरी में, सेल कल्चर में, उसके बाद एनिमल्स में, रैट्स में या मंकीज में, उसके बाद वो टॉक्सिसिटी साफ होती है कि टॉक्सिसिटी नहीं है। उसके बाद आप फेज 1 ट्रायल जाते हैं, वेयर यू गिव द वैक्सीन टू स्मॉल नंबर ऑफ पीपल टू टेस्ट सेफ्टी एंड डोजेज एज वेल एज टू कंफर्म दैट इट स्टिमुलेट्स द इम्यून सिस्टम। और नेक्स्ट है फेज 2, जहां आप हंड्रेड्स ऑफ लोगों को वैक्सीन देते हैं। जी चिल्ड्रन या एल्डरली को देखेंगे, डिफरेंट सेक्शंस को देखेंगे कि सब में वैक्सीन उसी तरह से एक्ट करती है नहीं, या कुछ और डिफरेंसेस है उसमें। सेफ्टी भी फिर से देखते हैं, और यहाँ इम्यूनोजेनिसिटी देखते हैं कि क्या इम्यून रिस्पॉन्स आती है। जी अब तक आपने वायरस को एक्सपोज नहीं किया, आप सब चेक कर रहे हैं कि जो आप इंजेक्ट कर रहे हैं उससे इम्यून रिस्पॉन्स आती है। तीसरी स्टेज इंपॉर्टेंट है, जहां हजारों लोगों पे you check whether when they become infected compared to those who are not given the vaccine, when those people get infected, what is the response? The vaccine doesn't prevent the infection, but it prevents the spread of the infection and prevents the disease. Very few vaccines actually prevent the infection itself. So does the disease, do the disease symptoms come? How many people does the disease symptoms come compared to those in the placebo group, in the control group, जहां वैक्सीन आप नहीं दे रहे हैं, वहां कितने लोगों को डिजीज आती है? तो मान लीजिए 20,000 लोगों प्लेसिबो ग्रुप में है, 20,000 कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जहां वैक्सीन देते हैं। उस 20,000 में अगर 90 लोगों को मिलती है डिजीज सिम्टम्स और यहाँ 9 लोगों को मिलती है, तो 10 गुना फर्क है उसमें। वैक्सीन इतना इफेक्टिव। तो ये 3 स्टेजेस है फेज 3। फेज 3 के बाद आप फॉलो करते हैं फेज 3 के लोगों को कुछ समय तक, कि देखते हैं कि उनका कोई आफ्टर इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स नहीं, और स्टैंडर्ड प्रोसेस में वो ऑथराइजेशन के उसके बाद पूरा डेटा लेके जाते हैं। Right. Professor Raghavan, if we talk about the vaccine that is being developed for the coronavirus, once the vaccine is ready, what is the roadmap to make it available to the people who really require it, and what will be the priority basis for the vaccination? So the priority basis for the vaccination is something which has been discussed by a group called the NEGVAC. National Expert Group on Vaccine Administration and Deployment. उनका चेयर है डॉक्टर विनोद पॉल, मेंबर नीति आयोग, and Mr. Rajesh Bhushan, Health Secretary. And there are many eminent members there. Maybe Dr. Guleria is also involved in it. But the important point is that, you know, the key challenge is early stages में कम doses available है. Then there will be large doses of vaccines available little later on. And then there will be continued vaccination. In the early stage, who do you administer it in terms of priority? Later on, it's available, everyone can get it. So what this committee has done is they've started out that healthcare workers, health providers and workers, both government and private, they number about 1 crore. Frontline workers such as state and central police, home guards, people who are constantly interacting on disaster management, they number about 2 crores.
and there are about 26 crores people above 50 years of age who have comorbidities, and above 65 years who are in any case, more at risk. So these 26 crores, 2 crores and 1 crores will basically get priorities. There are also some people, about 1 crore, who are less than under 50 years but who have associated comorbidity. So the availability of the vaccine will be matched against these priority requirements and a distribution structure put in. जी बिल्कुल। डॉक्टर सरीन, आपसे जानना समझना चाहेंगे कि एक बार जब इसकी वैक्सीन आ जाएगी, लोगों को लगना शुरू हो जाएगी, तो क्या समझा जाए कि टीका लगवाने के बाद कोरोना संक्रमण का खतरा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, या उसके बावजूद जो सोशल डिस्टेंसिंग है या जो मास्क पहनने जैसी जो हमारी जो चीजें हैं, इसको हटाने, इससे लड़ने के लिए क्या उसकी जरूरत रहेगी फिर भी? जो एक तरह से बॉडी के लिए फायर ड्रिल है, जैसे एक बार एक्चुअल फायर आ जाए या एक आग आने के लिए आप रिहर्सल करते हैं, तो बॉडी एक बार रिहर्स हो जाती है जी। उसकी इम्यूनिटी एक तरह से तैयार हो जाती है कि जब एक्चुअल वायरस आए तो हम लोग तैयार रहें। वैक्सीन की एफिकेसी और इफेक्टिवनेस दो अलग अलग चीजें हैं। सारी जगह एफिकेसी देखते हैं कि हाँ भाई वैक्सीन दिया तो एंटीबॉडी बन गई, और आपने कहा कि हाँ एक प्रोटीन, जैसा डॉक्टर राघवन ने बताया कि ये प्रोटीन्स हैं, अगर एक प्रोटीन के खिलाफ बन गया तो हमने कहा कि हाँ भाई ये एंटीबॉडी बन गई जी। पर एफिकेसी और इफेक्टिवनेस में थोड़ा अंतर है। इफेक्टिव ये हो सकता है कि हाँ एक ग्रुप को इन्फेक्शन हो ही नहीं, एक को अगर आपने वैक्सीन दिया उसमें इन्फेक्शन कम हो, वो ग्रुप आईसीयू में ना जाए, उनमें डेथ नहीं हो। तो 4 तरीके से वैक्सीन की इफेक्टिवनेस देखी जाती है। हम लोग अभी बहुत अर्ली स्टेज में हैं, सिर्फ हम एफिकेसी देख रहे हैं कि एंटीबॉडी बन रही है या एंटीबॉडी नहीं बन रही है। दूसरा आपका सवाल है कि इससे बाकी लोगों पे क्या असर पड़ेगा। एक बहुत सुंदर पेपर अभी 2 दिन पहले आया जिसमें अमेरिका में उन्होंने मॉडलिंग करी कि अगर हम 40% लोगों को वैक्सीन लगाएं तो कितना टाइम लगेगा। उन्होंने कहा 16 मिलियन डोजेस हर हफ्ते लगाएंगे। 16 मिलियन मतलब 1,60,00,000, तब जा करके 15 हफ्तों में वैक्सीन सबको लगेगी जी। अब इतनी वैक्सीन लगाएंगे तो 40% अमेरिकन पॉपुलेशन जो है उसमें वैक्सीनेशन होगा। तो कितने दिन लग गए आपको? करीब करीब 4 महीने लगे जी। फिर इस समय में 10% जनरल पॉपुलेशन में भी एंटीबॉडी बन गई इन्फेक्शन से। तो क्या हम इतने लार्ज स्केल 4 महीने के प्रयास इस मॉडल के हिसाब से क्या हम इन्फेक्शन कम कर पाएंगे? उनका रेट था कि 7% लोगों में बिना वैक्सीनेशन के वायरस जाएगा। आपने वैक्सीन लगा दी तो 1.6% में, मतलब करीब 4 गुना कम होगा जी। पर जो अच्छी बात थी कि आईसीयू जाए या ज्यादा सीरियस मरीज हो, उन सब के अंदर 85% करीब कम हो गया। तो वैक्सीन की एफिकेसी के 2 पैमाने होने चाहिए, एक कि हाँ भाई ट्रांसमिशन हमारा कम हो गया, और दूसरा लोग ज्यादा मरे नहीं। अब इसके 2, जैसे आपने और राघवन साहब ने और गुलेरिया साहब ने बताया और आपने पूछा कि कौन से ग्रुप में प्रायोरिटी है। तो एक तो जो ग्रुप है जिसे हमें प्रोटेक्ट करना है, जो कि कोमॉर्बिडिटी है, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, अबव 65 है, और एक है जिनसे डिसरप्शन होना है कि ट्रांसमिशन रुक जाए। तो जो डिसरप्शन ग्रुप है वो तो जो लोग घूमते फिरते हैं, जो 18 से और 65 के बीच वाले हैं, वो भागते दौड़ते हैं, तो इन लोगों को भी वैक्सीन लगाना है। पर मुझे लगता है कि हम सारे प्रयास भी करें तो जो 18 साल से नीचे हैं उनको नहीं मिलेगा, 18 से 65 वाले पूरा लेंगे नहीं। तो हमें सारे प्रयास के बावजूद भी कम से कम 6 महीने से 8 महीने तो हमारे 30-40% पॉपुलेशन को करने में लग सकते हैं, और हो सकता है लंबा भी लगे। तो उस सारे समय में हमें मास्क, 2 गज की दूरी और हैंड्स हाइजीन को बिल्कुल नहीं भूलना है। ये याद रखिए कि वैक्सीनेशन, और अभी इसकी एफिकेसी भी इतनी ज्यादा नहीं मालूम कितने दिन रहेगी, तो भूलिएगा नहीं, कोरोना 2021 में जीतने के लिए 21 दिसंबर तक सारे प्रयास करने होंगे।
Right. जी. Dr. Galeria, this is a positive news that the vaccination will be coming in another some time, but people do have fear that whether this vaccination will be safe, because the vaccine has been made in a very short duration. So how would you address to that fear for the viewers? So I think one should not worry. There are two very important things that we should keep in mind. One is that for any vaccine, the most important thing is safety. There can be no compromise in safety because we are going to vaccinate a very large number of our healthy population or relatively healthy population, and safety is therefore paramount. And along with that, the vaccine has to have efficacy so that it does work and the whole exercise makes sense. But I think we must understand, like I said before, that this vaccine has not started only 1 year ago. Some work was already going on in the last few years to make platforms which could really make vaccines at a much faster pace. Also, what has been done this time is that normally, as the phases that was mentioned by Professor Raghavan, we have done that in parallel rather than sequence. What does that mean? That normally one would do phase 1 trial, look at the results, analyze it, then move on to do phase 2, and then go on to do phase 3, then go to the regulators and get the approval for giving the vaccination. Here things have been done simultaneously. While phase 1 was being done, preparation was made for phase 2, phase 3 were done in parallel, and already the stocks of the vaccine have been started being made, stockpiling has been done, and regulatory approvals and all the other approvals are being done at a much faster pace. So all the processes have been followed, but it has been done in a manner so that we are able to decrease the time that normally is taken, but without compromising on safety and efficacy. Here there is a lot of investment which industry and government has made. Risks have been taken, because if you invest in a vaccine and it doesn't turn out to be effective, then all the investment that you've done both in the trial, in the research, and also in the manufacturing will go to waste. So that's the risk that has been taken. The risk has not been taken on safety and efficacy. I think that has been something that everyone needs to understand. Secondly, like I said in the beginning, the vaccine is something which will really be a game changer as far as the pandemic is concerned. It will take us some time to vaccinate a large number of people. It is not going to happen overnight. It's not going to happen in a few days, but this will be the beginning of the end as far as the pandemic is concerned. And gradually, as we start vaccinating more and more people, we will achieve our aim of one, decreasing the death rate, decreasing mortality, protecting the high risk group, and breaking the chain of transmission so that the number of cases comes down dramatically. So these are our basic aims. जी प्रोफेसर राघवन, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, कुछ दर्शक भी हमारे पूछ रहे हैं ईमेल के जरिए कि अगर किसी को ट्रायल के दौरान, खासतौर पर तीसरे फेज के ट्रायल के दौरान अगर पहली डोज दी गई और उसके बाद वो कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, तो इसके क्या मतलब निकाले जाने चाहिए, किस तरह से इसको समझा जाए? इसका मतलब तो ये नहीं निकाला जा सकता कि ट्रायल फेल हो गया। बिल्कुल, सुनिए, जब ट्रायल किया जाता है तब ये डबल ब्लाइंड ट्रायल है जी। इसका मतलब यह है कि जो एडमिनिस्टर करते हैं उनको मालूम नहीं है कि कौन सा सैंपल वैक्सीन का है और कौन सा प्लेसिबो है, और जिनको मिलता है उनको मालूम नहीं है कौन सा वैक्सीन है और कौन सा प्लेसिबो है, नंबर 1। नंबर 2, प्लेसिबो आर्म में और वैक्सीन आर्म में दोनों में 2 डोज दिया जाएगा। प्लेसिबो आर्म में कुछ दिया जाएगा जो वैक्सीन नहीं है, और वैक्सीन आर्म में वैक्सीन दिया जाएगा। तीसरी बात यह है कि पहली डोज के बाद अगर आपको मतलब कोविड पॉजिटिव बन जाए आप, वो हो सकता है। दूसरी डोज के बाद भी हो सकता है। ये याद रखना चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया, प्लेसिबो आर्म में मान लीजिए 20,000 लोग से में 90 लोगों पॉजिटिव हो जाए या डिजीज के सिम्टम्स दिखाएं एक्चुअली, और यहाँ सिर्फ 9 डिजीज के सिम्टम्स दिखाएं। ये नहीं है कि वैक्सीन आर्म्स में किसी को डिजीज का सिम्टम्स नहीं मिलेगा, ये नहीं है कि पहले नहीं मिलेगा और बाद में मिलेगा, ट्रायल पे कभी भी आ सकता है। तो पूरी ट्रायल को खत्म होने दीजिए, वो मॉनिटर करते हैं डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड, और देखते हैं कि पूरा ट्रायल का टोटल डेटा देखते हैं। तो एक डोज के बाद प्लेसिबो आर्म या
वैक्सीन हमें मालूम नहीं है कौन सा आम है, ना हमें मालूम है कि ये वैक्सीन का प्रिवेंशन के कारण है, या इवन दो द वैक्सीन हैज बीन गिवन इट इज कमिंग. So let us wait for the trial results to be opened up for us to take a view on. Right. Dr. Professor Raghavan, we are receiving lot of emails. We have received an email from Mr. Rajiv, and his question is, because the vaccine requires the germs or the microbials in some quantity, either dead or weakened, is it possible that vaccine can be a cause of having the disease, or can bring some complications for the person who is vaccinated? That is a very important and interesting question. All the vaccines which are being tried out for SARS coronavirus 2, none of them inject the virus in a live form, right? So there is absolutely no chance that they can cause the disease by themselves. There are in many other vaccines where you use an attenuated virus, which is not causing the disease, to use as a vaccine. That is not the case over here. And even those are perfectly safe. Here what we are doing is either you make the protein, one small part of the surface component of the virus, you make that. That cannot cause the disease. Or you put the gene which codes for that small part into another vector and make the body make that. That cannot cause the disease. So the SARS coronavirus 2 COVID-19 disease will not be caused by injecting all of this. Yet we need to make sure that there are no other kinds of side effects which come in the vaccination process, and therefore you do very intense safety trials at every stage and also post-market, so that any potential side effects are monitored. जी बिल्कुल. और यहाँ पर हमारे साथ में एक कॉलर जुड़े हैं जो गुजरात से कॉल कर रहे हैं हमें, प्रकाश शुक्ला जी. प्रकाश जी, पूछिए अपना सवाल. स्वागत है आपका. हाँ, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. मैं पूछ रहा हूँ, क्या एक बार वैक्सीन लगने के बाद फ्यूचर में इसकी दोबारा जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? डॉक्टर गुलेरिया, क्या ये जवाब देना चाहेंगे आप? इनका बहुत अच्छा सवाल है, और ये सब लोगों के मन में है कि वैक्सीन से इम्यूनिटी कितनी देर रहेगी, और जब आपने एक दफा वैक्सीन लगा ली तो उसके बाद में बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी या नहीं. तो ये बात सही है कि अभी हमें इतना आइडिया नहीं है कि ये वैक्सीन कितनी देर तक इम्यूनिटी देगी. ये माना जाता है कि कम से कम 9 महीने साल तक तो इम्यूनिटी रहेगी, लेकिन फॉलो अप पे ही पता चलेगा कि इम्यूनिटी कितनी रहती है और अगर बूस्टर डोज की जरूरत है या नहीं है. ये अभी कहना मुश्किल है कि अगर हम आज टीका लगा लें तो क्या हमें 2 साल तक प्रोटेक्शन रहेगा, या 2 साल के बाद फिर लगाना पड़ेगा, 1 साल बाद लगाना पड़ेगा. लेकिन ये बात सही है कि काफी हद तक ये जो वायरस है इसके अगेंस्ट जो हम वैक्सीन लगाएंगे, एटलीस्ट साल या उससे ज्यादा तक तो हमें प्रोटेक्शन मिलना चाहिए. Right. Dr. Sareen, when the vaccination drive start, it will be of course in the phases. Some percentage of population will be vaccinated at the priority basis. How do you think will it help to build the herd immunity and break the chain of the entire transmission of infection? First, I would like to add a little bit to the previous question and the response to what Professor Guleria said. The vaccine attacks 2 types of cells in the body. One is the B cell like in Bombay, and one is T cell as in Tata. So as for common person, ये समझें कि हम वायरस का एक भाग जैसे उसका प्रोटीन लेके डालते हैं, उससे 2 तरह के सेल्स अफेक्ट होते हैं. जो एंटीबॉडी बनती है वो बी सेल से बनती है, पर एंटीबॉडी बनाने से पहले जो बॉडी का टी सेल है वो वायरस का प्रोटीन या वायरस का छोटा भाग लेके बी सेल को मैसेज भेजता है. तो बी सेल एंटीबॉडी बनाएगा, पर टी सेल में मेमोरी रहती है. अगर दोबारा इन्फेक्शन किसी भी कारण से होता है तो वो टी सेल दोबारा बी सेल को मैसेज भेज के एंटीबॉडी बना देता है. ये बॉडी का नॉर्मल रिस्पॉन्स है, टी और बी का रिलेशन. तो दोबारा अगर बाई चांस भी री इन्फेक्शन हो तो वो हल्का होगा, सीरियस नहीं होगा, ऐसा माना जाता है. हालांकि डेटा बहुत नहीं है, तो घबराएं नहीं. बॉडी के अंदर एक ऐसे डिफेंस सिस्टम है जिससे कि आप एक बार उस फॉरेनर को और इन्वेडर को आप समझ लेंगे, उसकी मेमोरी रहती है और बॉडी दोबारा उसके अंदर एंटीबॉडी बना सकती है. दूसरा, हर व्यक्ति में एंटीबॉडी ज़्यादा नहीं बनती.
ये तो किसी भी वैक्सीन के लिए ट्रू है कि भाई एंटीबॉडी एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी कि सबके अंदर एंटीबॉडी नहीं बनती, तो ये मत सोचिए कि एक बार बन गई तो बचाए रखना है। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन ऑन हर्ड इम्यूनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हर्ड इम्यूनिटी के लिए जरूरी है कि लगभग 60 से 70% लोगों में एंटीबॉडी हो। 70 या 80% है तो बहुत अच्छा है, तो इन्फेक्शन नहीं होगा। अभी जैसे दिल्ली में एंटीबॉडीज करीब 25% में पाई गई हैं, कहीं कहीं पे 10%, कहीं 50%। तो अगर हम एवरेज मान के चलें कि 20% लोगों में पहले से ही एंटीबॉडी बन गई है, तो हमें 80% लोगों को बचाना है जी। और 80% को बचाने के लिए या 60% में बहुत समय लगेगा। तो मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन से हर्ड इम्यूनिटी हो वो बेटर है, पर इट इज टाइम कंज्यूमिंग, वी हैव टू बी पेशेंट एंड इट कैन। हर्ड इम्यूनिटी ओनली मीन्स कि भाई आप बचे हुए हैं। जिस तरह से पोलियो है, जिस तरह से और वायरसेस हैं, कोरोना में भी हर्ड इम्यूनिटी बनेगी, पर हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि हमें ये मान के चलना है कि वैक्सीन को हम धीरे धीरे हर जगह लगाएं। अगर हम सोचिए कि एक दिन में 50 लाख को भी लगा लें तो 60 करोड़ को लगाने के लिए कम से कम हमारे को बहुत समय लग जाएगा जी। अब रहा हाई रिस्क ग्रुप, हाई रिस्क ग्रुप जो हैं वो तो प्रोटेक्ट हो जाएंगे, पर इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकने के लिए हमें दोनों पॉपुलेशंस जो डिसरप्शन है, जैसा मैंने पहले कहा, उनको और बच्चों को भी बचाए रखना है। तो आई थिंक वी हैव टू वर्क हार्ड, बट यहाँ पहले जान बचानी जरूरी है। जान बचानी उन लोगों की है जो 70-65 से ऊपर हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, या जो एक और अच्छी बात है, बहुत नया पेपर 2-3 दिन पहले आया, जिन लोगों को कैंसर है, अगर उनमें कैंसर वालों को कोविड हो गया तो हम लोग सोचते थे कि भाई एंटीबॉडी नहीं बनेगी, उनमें नॉर्मल से ज्यादा एंटीबॉडीज मिली। तो ये मत सोचिए कि अगर हम कोविड वाले मरीज कैंसर के हैं तो उनमें भी अच्छी एंटीबॉडीज बन सकती हैं, क्योंकि मैकेनिज्म अलग अलग हैं। और इसलिए अच्छी खबर यह है कि बहुत सारी बीमारियों में भी अगर हम धीरे धीरे ट्राई करें, भाई किडनी के मरीज में एंटीबॉडी बनेगी कि नहीं, लिवर के मरीज में बनेगी कि नहीं बनेगी, जिनमें ट्यूमर्स हैं, कैंसर से, उसमें बनेगी कि नहीं, ब्लड कैंसर से, ये सारे अलग अलग ग्रुप हैं, इन सबको भी बचाए रखना है। पर मुझे लगता है कि विद इन 1 or 2 months वी विल हैव इंफॉर्मेशन ऑन दिस, बट टिल देन वी हैव टू सी। और एक और बात जो डॉक्टर राघवन ने भी कही, और हमें ये ध्यान रखना है कि सेफ्टी इज अबव एफिकेसी हर जगह। जैसे वहां पर अमेरिका में उन्होंने एक ऑपरेशन रैप स्पीड के नाम से बनाया था कि वैक्सीनेशन को किस तरह से जल्दी जल्दी करें, पर उसमें एक क्राइटेरिया रखा था कि जब लास्ट डोज लग जाए, जैसे एक फर्स्ट डोज लगी, एक 28 दिन के बाद दूसरी डोज लगी, उसके 2 महीने तक हमें साइड इफेक्ट देखने हैं। तो आप ये सोचें कि भाई कल खत्म हो गई फेज 3 ट्रायल, अब परसों से मैं लगाने लग जाऊंगा, नहीं। मिनिमम 2 months साइड इफेक्ट देखने हैं, सेफ्टी देखनी है कि हाँ सेफ है, कोई साइड इफेक्ट नहीं, चांसेस बहुत कम है कि होंगे, बट यू नेवर नो इन साइंस। और फिर उसके बाद में एफिकेसी देखनी। So all the points are keeping in mind while the vaccine is being developed and during vaccination also, as our experts say. And at this point in time we have a caller from Patiala, Mr. Lucky, who has called. Lucky साहब, स्वागत आपका, सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्ते। मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरह की वैक्सीन बन रही हैं, जिसमें जो उनका सैंपल साइज चेक करने का जो टेस्टिंग है उसमें फर्क है, या उनकी कीमत में या उनके टेम्परेचर में फर्क है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें कौन सा वैक्सीन ठीक रहेगा हमारे इंडिया के हिसाब से या किसी जो इंसान है उसकी हेल्थ के हिसाब से? राइट। In fact, Dr. Randeep Guleria, with that question I would like to come over to you. The vaccines that are being made in the country versus the vaccines around the world, how would you address to this? तो जब हम देखें कि अभी जो वैक्सीन्स हैं, there are a large number of vaccines which are being made globally. As a matter of fact, there are huge, I think more than 20 vaccines which are now in clinical trials. So the issue comes, which is the best vaccine and which should be given? I don't think we have the correct answer, but I think there are few parameters जो हमें देखना पड़ेगा, and that we have to see for our own country also. One, of course, as we are already been saying from the very beginning, safety is the most important parameter, that the vaccine has to be safe in our country. It has to be safe in our citizens, for our people whom we are going to vaccinate.
it has to show some efficacy that it works. Then we have to also see that this vaccine is practical in our country. If we have a vaccine which needs a cold storage of -70, which is required for the Pfizer vaccine, it is going to be very difficult for it to be distributed in our country, especially in smaller towns in rural area. So the other important thing whenever any vaccine comes is how useful is it to distribute it, and can we maintain the cold chain not only from the manufacturing plant all the way down to where the vaccine is going to be given. And India has one advantage, that India has a very good network because we have a very strong immunization program for children. बच्चों की immunization बहुत aggressively करते हैं और हमने कई अभियान किए हैं, चाहे वो पल्स पोलियो हो या और eradication programs हो. Mission Indradhanush has added to this, Dr. Guleria. Correct. Mission Indradhanush is one of our major success programs in public health. So in सारे जो programs हैं, that has given us what I would say is a backbone on which we can work on. Only thing is the magnitude of the vaccination that is required right now. Unlike smaller number in children, adults it's a huge number. So we have to upscale our whole facility, whether it be transport, whether it be storage, whether it be maintaining the cold chain, or whether it be training enough vaccinators to give the vaccine or to have enough syringe and needles. So that whole program has also to be factored in when we start deciding which vaccine is there for our country. And the final thing that we need to see is, is it cost effective? It's no point having a vaccine for all our population, which is very expensive. So if you look at the vaccines which are being made in our country and which are basically Indian vaccines which are going to come up, they tend to meet all of these criteria. The Indian vaccines you can keep in 2 to 8 degrees centigrade, you can store at -20, which is very easy because this is the standard process which is being followed, and in a normal fridge they can be kept. We have already that process in place. So I think in the long run, the vaccines which are already being manufactured in India or the trials are going on in India will actually be the ones that will be more useful. The vaccines which are there outside will, whether it be the Moderna vaccine or the Pfizer vaccine, will have limited use as far as India is concerned, because besides safety and efficacy, the practicality also has to be kept in mind, because we have to vaccinate a huge number of people if we are to achieve our target of saving lives, decreasing mortality, and at the same time breaking the chain of transmission and thereby decreasing the number of cases in our country. बिल्कुल, सवाल बहुत सारे हैं, शंकाएं भी हैं, लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हमारे पास ईमेल से भी आ रहे हैं और इन पर हम जवाब लेंगे अपने विशेषज्ञों से, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, ये चर्चा इस पर जारी रहेगी। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा, पहल करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो, पहल करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। पहाड़ियों में या ऊंचे प्रदेशों में रहने वाले लोग ठंड के आदी होते हैं, फिर भी शीतलहर उनके लिए जानलेवा हो सकती है। सबसे बड़े खतरे हैं शरीर का तापमान कम हो जाना, फ्रॉस्ट बाइट और फेफड़ों में सुजन आना। बाहर जाने से पहले मौसम पूर्वानुमान से वाकिफ होना अनिवार्य है। कहीं जाते वक्त धर्मशाला, पंचायत घर और नजदीकी चिकित्सा सेवा से अवगत रहें। खराब मौसम के कारण आप रास्ते में फंस सकते हैं। वाटरप्रूफ थैली में पर्याप्त कपड़े, भोजन और पानी साथ रखें। नम और गीले कपड़े तुरंत बदलें। गर्म पेय पीते रहें, शराब पीना टालें। फर्स्ट एड सीखें और आपातकालीन चिकित्सा किट साथ रखें। अत्यधिक ठंड से बुजुर्ग, बच्चे और बीमार ज्यादा प्रभावित होते हैं। घर को गर्म रखें। पहाड़ी इलाकों में ऑक्सीजन की कमी और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस बुलाएं या स्थानीय हेल्पलाइन से संपर्क करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। Welcome back after the break. Today we are discussing about the importance of vaccines for our health. बिल्कुल, और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं प्रोफेसर राघवन, आपसे जानना चाहेंगे कि एक सवाल ज़हन में उठता है कि अगर वायरस का म्यूटेशन हो गया और उसने अपने स्वरूप में बदलाव कर लिया, तो क्या फिर ये टीका असरकारी होगा या क्या स्थिति बनेगी? क्या दूसरे टीके की जरूरत पड़ेगी? क्या स्थिति होगी फिर? कुछ वायरस ऐसे होते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस जो हर साल आती है,
जिसमें बदलाव होती है, लेकिन उस बदलाव की पहचान साइंटिस्ट कर लेते हैं जहां सीजनल वायरस शुरू होती है और जल्दी ही उस बदले हुए वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन्स आर डेवलप. बट this coronavirus, SARS coronavirus 2, does not seem to be changing that fast, number one. There are, of course, small changes in every virus, but fundamental changes against the domain against which a vaccine is being made does not seem to be happening. So the positive side is that it doesn't look like we will have to make a new vaccine every year so far. But remember, this is just the first year. We have to see what happens the next year. This is a respiratory virus and it's a seasonal respiratory virus and it will come back again. So only as we go further we will know. But we are very well prepared in case those kinds of things happen to modify and ramp up production and testing very rapidly. So that is not such a Right, we'll get back to you with that, Dr. Raghavan. But before that, Dr. Sareen, when a person is vaccinated, what is the duration after which the entire impact starts working? Because in fact, the vaccination is given in few segments or doses. So what is the time when the efficacy starts and the impact is complete on that person? See, currently we are having 2-stage vaccinations. One stage, you start the body to understand the virus and the protein or a fragment of the virus, not the full virus, which is given. And the second dose is to boost the immunity. So the T cells are further stimulated, so B cells more antibody. But the newer vaccines, and many of them are in trial, is once and do away. एक बार लगाइए और खत्म हो जाए. ऐसी वैक्सीन्स की कोरोना के लिए ट्रायल्स चल रही हैं. चाइना वगैरह में नेजल वैक्सीन्स हैं, कई जगह स्किन पैच, भारत के अंदर भी ट्राई किया जा रहा है कि स्किन पैच वैक्सीन हो. होल आइडिया इज कि बॉडी के अंदर जब भी एक फॉरेन प्रोटीन जिसे एंटीजन कहते हैं, जैसे आप एंटीजन का टेस्ट करते हैं उसके अंदर रैट टेस्ट में रैपिड एंटीजन टेस्ट, तो वो जो एंटीजन है वो अगर आपने बॉडी में ढंग से पहुंचाया बिना हार्म किए, तो विद इन 7 to 14 days टी सेल्स जो बॉडी के जो सेल्स हैं प्रोटेक्शन वाले, वो समझ जाते हैं कि हाँ भाई ये फॉरेन प्रोटीन है. तो एंटीबॉडी बनने में लगभग उसके बाद में 3 से 4 हफ्ते लगते हैं. मैं एक सिंपल एग्जांपल, जैसे किसी को कोविड हो गया, कोरोना इन्फेक्शन के 5 से 7 दिन में पहली एंटीबॉडी बनने लगती है, जो करीब जिसे IgM अर्ली एंटीबॉडी कहते हैं. और IgG जो न्यूट्रलाइजिंग या प्रोटेक्टिव है वो 11 दिन से लेकर के बननी शुरू होती है. आपका इन्फेक्शन खत्म हो गया और आप ठीक हो गए, उसके 3-4 हफ्ते बाद हम एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं. जैसे प्लाज्मा देना है किसी को, तो हम कहते हैं हाँ भाई ठीक हो गए, 4 हफ्ते बाद आना. अब देखते हैं उसकी एंटीबॉडी लेवल अच्छा है तो वो प्लाज्मा देने लायक है, उससे दूसरे के अंदर जान बच जाएगी. कैसे बचेगी? मैं अपनी बनी बनाई एंटीबॉडी दूसरे व्यक्ति को दे रहा हूं जिसमें वायरस आ चुका है, तो उसको न्यूट्रलाइज कर लेगी. उससे उसकी डिजीज, उसकी इन्फेक्टिविटी, उसकी जो ट्रांसमिशन है वो कम हो जाएगा. वैक्सीन में क्या करते हैं, आप वैक्सीन देंगे, 4 हफ्ते 6 हफ्ते इंतजार करेंगे, तभी एंटीबॉडी बनेगी. उसके अंदर अगर अच्छी एंटीबॉडी बन गई, वो एंटीबॉडी से अगली बार जब रियल में इन्फेक्शन आएगा तो बचा रहेगा. तो ये बेसिक प्रिंसिपल है. अब एक और नया तरीका निकाला है लोगों ने, जो एंटीबॉडीज आपकी हैं उनको ही बना लो, आप प्रोसेस कर लो, जिसे इम्यून एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं. जैसे किसी को अगर हेपेटाइटिस बी का टीका लगाना है, भाई वैक्सीन के आने में उसके असर में 4-6 हफ्ते लगेंगे, उसकी एंटीबॉडी दे देते हैं, विद इन 2 आवर्स आपका लेवल बढ़ जाएगा. आपको नीडल लगी, हेपेटाइटिस बी आया, आपने एक इम्यून ग्लोबुलिन दे दिया, वो न्यूट्रलाइज हो गया. तो अब कोरोना का इम्यून ग्लोबुलिन भी तैयार हो गया है. और जैसे डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट को भी लगा था, उसके अंदर भी एक रिकॉम्बिनेंट एंटीबॉडीज दी गई कि विद इन नो टाइम द वायरस कैन बी डीएक्टिवेटेड. तो ये
तैयार हैं। वैक्सीन के ऑल्टरनेटिव्स भी जी हम लोग धीरे धीरे, साइंस इतनी रैपिडली बढ़ी है कि वो तैयार हो रहे हैं। जी Dr. Randeep Guleria, will this coronavirus vaccine also be effective for the people who have already recovered from COVID-19? And of course also because there is a large group of people who are already infected and now have recovered, what kind of precautions would you suggest them, because certain complications are there which they are experiencing even after the recovery phase? There are two parts of the question, and it's a good question. First part is, do people who have recovered need to be vaccinated? This is an important question, because अगर हम ये कहें कि जिन लोगों को कोविड हो गया है उनको हम वैक्सीनेट ना करें तो हमारे इतने डोजेस बच जाएंगे और we'll have more doses to give to other people. However, it is going to be a huge exercise because we know almost 40% of people are asymptomatic and many of them will not even know that they have COVID, and it's only if you start testing for antibodies will you know that they have antibodies in the blood and therefore they have had COVID from which they have recovered. This is going to be a difficult exercise to do, that we first find out कि किन किन को कोविड हुआ और फिर हम उनको डिसाइड करें कि वैक्सीनेट करना है या नहीं करना है. In my mind, it is actually maybe useful. It may actually be more useful for these people also if they get the vaccine, because it will serve as a booster and it will be more practical to do that. So इसलिए even if one has had COVID knowingly or unknowingly, getting vaccinated will be something which will help him in the long run, and therefore they should be vaccinated. Coming to the second part जो आपने पूछा, which is also known as long COVID or post COVID sequelae. Now that our recovery rate is very good and large number of people have recovered from COVID, we are now finding that many of our patients are having persistent problems even when they have recovered and being sent home from COVID. Some data suggests that this may be of the tune of 40 to 50% or even as high as 80% in the first 2 months. ज्यादातर पेशेंट जो है उनको माइल्ड सी प्रॉब्लम रहती है, बॉडी एक्स, फटीग, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम. कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, not working for a long time, something which is known as brain fog. Some people have insomnia, they're not able to sleep, and there is mental stress also which happens. But there are a small fraction of patients who actually have significant damage to their organ, जिसके कारण उनको long term effects होते हैं. एक हम जो कहते हैं लंग फाइब्रोसिस, की लंग में स्कारिंग इतनी हो जाती है कि लंग इज नॉट एबल टू टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड दे रिक्वायर ऑक्सीजन रेगुलरली. We also know that there are some patients who have had such a lot of lung damage because of COVID-19 that they've had to have a lung transplant. Similarly, there are patients who had injury to the muscles of the heart, myocarditis, and because of that उनको सांस चढ़ता है, थोड़ा सा भी वो चलते हैं तो सांस की तकलीफ हो जाती है, and they need treatment for that. And similarly, because of clotting either in the brain or other parts, there are other effects which have happened. Therefore, once you have recovered from COVID, it is important that you start your activity slowly. आप एकदम तेज एक्टिविटी ना करें, अपनी डाइट अच्छी रखें, gradually allow your body to recover, and if you have any symptoms which are persisting, some of them might be mild. कुछ हमारे पेशेंट है जो कहते हैं हमारी अभी तक खांसी ठीक नहीं हुई, 2 महीने हो गए हैं. आस्ता आस्ता उनका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कीजिए, अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए. कई हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने पोस्ट कोविड क्लिनिक शुरू किए हैं, वहां पे आप टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं या फिजिकल विजिट कर सकते हैं, और कुछ हद तक ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है. लेकिन मोस्ट पीपल यूजली जो है 2 से 3 महीने में ये सिम्टम्स आस्ता आस्ता खत्म हो जाते हैं. जी बिल्कुल. और इस वक्त हमारे साथ में एक कॉलर उत्तर प्रदेश से जुड़ रही हैं, प्रियंका जी. प्रियंका जी, पूछिए अपना सवाल. जी, मुझे ये जानना है कि अभी मेरा बेबी हुआ है, तो मुझे ये पता चला है कि जो पोलियो वैक्सीन है वो अभी तो ओरल मिल रही थी, लेकिन उसका इंजेक्शन भी अवेलेबल है. तो मुझे ये जानना है कि मतलब दोनों देने कंपलसरी हैं, जरूरी हैं, या अगर ओरल दें या आईपीवी दें. जी डॉक्टर सरीन, ये सवाल लेना चाहेंगे आप? देखिए, पोलियो ओरल उतना ही इफेक्टिव है, और आप अगर ओरल दें तो आप घर पे भी दे सकते हैं, और अगर कोविड इन्फेक्शन नहीं है तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये एक सेफ पोलियो की ड्रॉप्स हैं, वो दी जा सकती हैं घर से. जी बिल्कुल. और डॉक्टर गुलेरिया, एक सवाल ये बनता है, अभी जब वैक्सीन डेवलपमेंट पे बात हो रही थी,
कि भारतीय कंपनियां भी उसमें कितना और खास तौर पर बहुत सारे सवाल कि वैक्सीन कितनी सुरक्षित रहेगी, इसको लेकर के भी बहुत सारे ईमेल्स आ रहे हैं, लोगों के जहन में बहुत ज़्यादा इसको लेकर सवाल है, शंकाएं हैं। तो ये जानना समझना चाहेंगे कि तमाम रोगों की वैक्सीन को डेवलप करने में भारत का ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक क्या रहा है और क्या माना जाए कि ये जो वैक्सीन आएंगी वो कितनी सुरक्षित रहेंगी। तो अगर हम देखें, भारत जो है वर्ल्ड का बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वैक्सीन है। सारे दुनिया की 60% जो वैक्सीन हैं वो भारत में बनती हैं। इसलिए अगर हम देखें, हमारे वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो हैं वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के हैं, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, दे आर अप्रूव्ड बाय इंटरनेशनल बॉडीज, क्योंकि वो सारी दुनिया को वैक्सीन सप्लाई करती हैं। इसलिए इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज रिगार्डिंग वैक्सीन बीइंग मेड इन इंडिया। तो हमें ये बिल्कुल ये शंका नहीं होनी चाहिए कि जो वैक्सीन भारत में बन रही है वो कोई उनकी क्वालिटी में कोई फर्क होगा। हमें एक्चुअली गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में इतनी वैक्सीन बनती हैं कि हम पूरी दुनिया को वैक्सीन सप्लाई कर पा रहे हैं। और अब ये हमारे लिए एक चैलेंज आया है कि जो कोविड की वैक्सीन है वो हम किस तरह से अपनी ही फैसिलिटी को अपग्रेड कर पाएं, जिससे इतने डोजेज ऑफ वैक्सीन जो हम प्रॉपरली बना पाएं, जो सेफ हों, जो इफेक्टिव हों और जो प्रैक्टिकल हों, हमारे देश के लिए नहीं लेकिन सारे जो वर्ल्ड है, स्पेशली लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज है, जहाँ पे जैसे मैंने कहा वैक्सीन स्टोरेज, वैक्सीन ट्रांसपोर्ट और कॉस्ट इज एन इशू, उनके लिए वैक्सीन बन पाए। और मुझे ये भी पता है कि भारत जो है वैक्सीन की जो सप्लाई चेन है वो इतनी बनाने की कोशिश कर रहा है कि नेबरिंग कंट्रीज जो हैं उनके लिए भी वैक्सीन बन पाए, क्योंकि हमें ये समझना चाहिए कि कई हमारे नेबर्स हैं जिनमें भी वैक्सीन डेवलपमेंट के प्लांट्स नहीं हैं, एंड इंडिया हैज टेकन द लीड कि वी विल आल्सो अदर कंट्रीज विद द वैक्सीन प्रोग्राम। इसलिए ये वैक्सीन जो है ये सेफ भी होगी, gradually enough quantity will be available not only for our own country but for other parts of the world also. Okay. Dr. Sareen, what are the contraindications or the situation or condition in which vaccination would not be advisable to a particular person? Some person is already known to have some allergies or hypersensitivity of any kind, or this person has an incurable disease where we do not know whether the vaccines can do. Thirdly, vaccines are somewhat stimulating, मतलब बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं। तो अगर किसी भी आदमी को ऐसी शंका है कि उसकी इम्यूनिटी इम्पेयर्ड है या ख़राब है, मुझे लगता है कि ये है, बट एक्चुअल में किसी के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो वो अभी तक कहीं भी सामने नहीं आया कि हाँ इस व्यक्ति को वैक्सीन नहीं दी जानी चाहिए। हाँ, हर व्यक्ति में सेफ्टी जो है पैरामाउंट है। इसमें दो तरह की रिएक्शंस वैक्सीन में किसी में भी हो सकती है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन आई थी तब भी हुआ, एक लोकल है जहाँ पे थोड़ा सा लाल हो सकता है, दर्द हो सकता है, सूजन हो सकती है, और एक जनरलाइज है, थोड़ा फ्लू लाइक हो सकता है, आपको बुखार है, थोड़ा सा 1-2 दिन हरारत हो सकती है और फिर ठीक हो जाता है। तो और बच्चों में कम होता है, थोड़ा बड़ों में ज्यादा होता है, और थोड़ा वैक्सीन में सुई लगती है तो दर्द होता है। इसके अलावा कोई साइड इफेक्ट अभी तक मेजर नहीं है। हाँ, अगर किसी को साइड इफेक्ट है तो कंपनीज हैं और बाकी लोग हैं बहुत केयरफुली मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे पहली वाली फाइजर में 46,000 लोगों को वैक्सीन दी गई आफ्टर द फेज 2, उसमें जिन लोगों में साइड इफेक्ट्स हुए बहुत कम थे, और दूसरा जिनमें वैक्सीन लगी थी उनमें इन्फेक्शन ही बहुत कम हुए, इतने कम हुए, और जिसमें सीवियर इन्फेक्शन हुआ वो तो बहुत ही कम हुए। तो फायदे ज्यादा। अभी आप देखिए भारत में रोज 500-400 लोगों की डेथ हो रही है, अमेरिका में 2000 की डेथ हो रही है। अगर एक को साइड इफेक्ट है थोड़ा बहुत, क्या उसके कारण हम लोग 500 लोगों को मरने देंगे? हमें उनको बचाना है, हमें देखना है कि हमारी पॉपुलेशन प्रोटेक्ट हो जाए। तो मुझे नहीं लगता कि हमें डरना है। ऑफ कोर्स सारे सेफ्टी पैरामीटर्स, या भारत का जो ड्रग कंट्रोलर है वो मुझे लगता नहीं किसी स्टैंडर्ड से, किसी फॉरेन FDA वगैरह से कम है, वो भी उतने ही पैमाने देखेंगे, नापेंगे। इवन प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि भाई सारे साइंटिफिक पैरामीटर पूरे करिए। राइट। बात ये है कि हम ध्यान रखें कि हमें लोग बचाने हैं वैक्सीन के लिए, हमें मोटिवेट करना है, जन लोगों को जन जागरण करना। डॉक्टर गुलेरिया, एक सवाल बार बार आता है कि वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी को लेकर के, ये इसको किस तरह से समझा जाना चाहिए? आपात इस्तेमाल के मंजूरी से क्या तात्पर्य है? क्या सामान्य मंजूरी से ये कुछ डिफरेंट है कि ये कम समय में डेवलप की गई है इसलिए इसको आपात मंजूरी की बात कही जा रही है?
नहीं, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जैसे हम कहते हैं वो इसलिए दिया जाता है कि हम ये चाहते हैं कि जो सेफ्टी जो है वो देखी जाए पूरी है, लेकिन अभी इसका यूज किया जाए, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि हम ये चाहेंगे कि वैक्सीन जब लगी है तो इसको कई महीने तक हम फॉलो अप करके देखें कि इसके साइड इफेक्ट्स और तो नहीं है। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन है वो ये ऑथराइजेशन दिया जाता है कि आप वैक्सीन लोगों को लगाना शुरू करें या जो भी दवाई है वो देना शुरू करें, लेकिन उसको फॉलो अप करते रहें कि इसका अभी और कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है या और कोई असर तो नहीं हो रहा है। तो इसके सेफ्टी में इससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जो स्टडीज जो डेटा अब तक जनरेट हुआ है उसको देख के ही ये इमरजेंसी ऑथराइजेशन दिया जाता है। लेकिन नॉर्मली प्रोसेस में जो है जो अथॉरिटीज हैं, रेगुलेटर्स हैं, वो और डेटा चाहती हैं कि और लंबा फॉलो अप हो, 6 महीने साल का या उससे लंबा फॉलो अप हो। वो संभव नहीं होता क्योंकि ये बीमारी जो है ये एक पैंडेमिक है, इसलिए चाहे वो ड्रग्स हों जैसे रेमडेसिविर था या और जो दवाइयां हैं उनका भी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया कि आप इनको यूज कीजिए लेकिन कंसेंट लेके और क्लोज फॉलो अप करके। Dr. Andeep Guleria, a very quick and brief response on an email from Dr. Preeti Srivastav. Her question is whether some time interval will be required for the flu shots and COVID vaccination, and if a person who's diabetic and already had exposure to COVID-19, does he or she really need to be vaccinated? So if you are diabetic and if you've already had COVID, you should still get yourself vaccinated because it will help you in giving a better immune response, and therefore I think vaccination should be done. Flu shot is something that everyone should take annually, especially the high risk group. So we all advise our elderly people and those who have chronic respiratory problems or heart problem to take the annual flu vaccine. And this can be also taken along with the COVID vaccine. ऐसा नहीं है कि अगर आपने फ्लू शॉट लगाया तो आप कोविड वैक्सीन नहीं लगा सकते, या अगर आपने कोविड वैक्सीन लगाई है तो फ्लू वैक्सीन नहीं लगा सकते। कुछ दिनों का गैप दे सकते हो, लेकिन फ्लू शॉट जो है वो आप अभी भी लगा सकते हो जब तक कोविड वैक्सीन नहीं आती। आपसे बहुत ही संक्षेप में आपका संदेश जानना चाहेंगे। डॉक्टर सरीन, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ जी। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें आगे मूव फॉरवर्ड करना है, लोगों को सबको ये भ्रांतियाँ दूर करनी है कि वैक्सीन सेफ नहीं है। ये गवर्नमेंट की, रेगुलेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे लगता है कि 2021 जनवरी हमारे लिए अच्छा साबित होगा, पर प्रयास पूरे बचाव के 2021 में आप बनाए रखें और ये ध्यान रखें कि परिवार को और सबको सुरक्षित रखना है और वैक्सीन के लिए हाँ कहें, ये ना कहें कि हमें वैक्सीन नहीं लगवानी है। लेट अस बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी फॉर आवर ओन सेफ्टी। अगर आप दूसरा बचा रहेगा तभी आप बचे रहेंगे, आप बचे रहेंगे तभी दूसरा बचेगा। जी बिल्कुल। Thank you so much for all that information, Dr. Andeep Guleria, Dr. Sareen and Dr. Professor Raghavan, who joined in for this information in our show. So you don't need to know the whole alphabets of safety, only the ABC of safety will save you if you follow it. So always be careful, that is wash your hands, maintain social distancing and avoid going out if it is not necessary, and don't forget to wear your mask when you are going out. बिल्कुल। मास्क अप इंडिया अभियान दूरदर्शन चला रहा है, डीडी न्यूज, उससे आप जरूर जुड़े। अभी आपने हमारे विशेषज्ञों से जाना, सुना, समझा कि ये बेहद जरूरी है। तो चाहे जो टीकाकरण का दौर होगा उस दौरान भी मास्क पहनना बेहद जरूरी है। तो आप भी मास्क लगाएं। जब तक अगर कोरोना को हराना है तो मास्क जरूर पहनना है, इस बात का ख्याल रखें। Wear your mask and wear it correctly, that is very important. बिल्कुल। तो इस बात का ख्याल रखें कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क पहने और इस मास्क को ढंग से पहने। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।